इवेंट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाई पेइंग जॉब रोल कौन सा होता है? अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि एमबीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनने के अलावा भी कोई एक करियर है जहाँ पर उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है, तो क्या आप इवेंट इंडस्ट्री उनको रिकमेंड करो? अगर मैं आपको एसी का एड एक बोर्ड पर लगा के दिखाऊं और मैं आपको एसी के नीचे बिठा के उसका आपको एक्सपीरियंस कराऊं, आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर होगा? इवेंट इंडस्ट्री के जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो स्टूडेंट्स को इवेंट रेडी बना पा रहे हैं? अगर आपके ऑफिस में कोई आपके पास इंटर्नशिप करने आता है स्टूडेंट, तो आप पर्सनली सबसे पहले उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये चेक पॉइंट्स तो होने ही चाहिए? मुकुल, कोई एक रियल केस स्टडी शेयर कीजिए जहां आपके डिसीजन ने पूरा इवेंट सेव कर दिया हो। सर अब बहुत ही फ़नी और मतलब बहुत ही एक ऐसी स्टोरी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। ये मेरे करियर के शुरुआती दिनों की बात है। हम गुवाहाटी शहर के अंदर एक बहुत बड़े हेल्थ केयर इवेंट करने जा रहे थे, जहाँ पर हमको अ, एक लॉन्च करना था और जिसके अंदर ना एक फ़ैशन शो होना था। इस इवेंट की तैयारी चल रही थी काफ़ी दिन से। तो जब मैंने मॉर्निंग में यहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और अगले दिन इवेंट था, तो फ़्लाइट से पहले मेरी बात हुई। उस फ़ैशन शो के लिए वी वर रिक्वायर्ड अराउंड 25 मॉडल्स, तो सब कुछ वहाँ पे अरेंज था। मॉडल्स के लिए हमने एक जो एजेंसी थी उससे हमने बात की हुई थी और सब कुछ उन्होंने कंफर्म किया हुआ था। हमारे पास प्रोफाइल्स थे, हमने इंटरव्यूज़ लिए थे और मैं जैसे ही गुवाहाटी एयरपोर्ट पे लैंड करता हूँ, तो मुझे एक ये इन्फॉर्मेशन आती है कि जो उस एजेंसी के ओनर थे, उनके ब्रदर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। आई नॉट गो टू द डीप। वो कुछ ऐसा था कि वो अनअवॉइडेबल था, तो कल वो मॉडल्स आपके शो पर नहीं आ सकती हैं। एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ शॉकिंग फॉर मी बिकॉज एक फ़ैशन शो उस लॉन्च के लिए वॉज एवरीथिंग, बिकॉज वो मॉडल्स के थ्रू प्रोडक्ट्स को लेके आना, उनको प्रेजेंट करना, तो इट वॉज लाइक कि यार अब क्या होगा, मतलब इट वॉज दैट। बट again, if you are let's say in your senses, if you are thinking right, you don't believe what I have done that time. तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से जब बाहर निकले तो फॉर्चुनेटली कॉमन टैक्सी थी जिसमें मैं एयरपोर्ट से होटल तक जा रहा था। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से गुवाहाटी सिटी का सफ़र कोई 45-50 मिनट का है। तो उसमें एक एयर हॉस्टेस थी जो मेरे फ़्लाइट में दिल्ली से साथ में आई थी। तो हो सकता है वो वहीं से थी गुवाहाटी से। जब मैंने उनसे बाद में बात की, तो एक्चुअल में क्या था कि मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, अब ये कैसे होगा, मैं क्लाइंट को क्या बोलूँगा, मतलब इट वाज बहुत बहुत सारी चीज़ें। पता नहीं कहाँ से दिमाग में एक आइडिया आया। तो वो जो, मुझे आज भी उनका नाम याद है, निशा नाम था उनका। मैंने पूछा, उनके लिखा होता है नेम, यू नो दैट। मैंने कहा निशा, मेरा नाम मुकुल है और मैं इवेंट इंडस्ट्री से हूँ और कल हम ऐसे इस ब्रांड का लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पर हमको फैशन शो करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हो गई है। तो आई एम श्योर कि आप क्या कहते हैं, जब गुवाहाटी से हैं तो आपने अपना एयर होस्टेस का कोर्स किया होगा किसी न किसी इंस्टीट्यूट से। तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब लाइक फ्रेशर्स होती हैं जो कि लेट्स से आप लोगों की प्रैक्टिस में भी होता है कि किस तरीके से आपको वॉक करना है। तो इस टाइम पर आपको लगता है कि आप कोई सपोर्ट मुझे कर पाएंगे। आई नो कि हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, बट दिस इज़ द रियल सिनेरियो। एंड आई थिंक शायद वो सब कुछ, मतलब कोई एक ऐसी नेचुरल पावर थी जो वो करा रही थी, एंड दिस वाज द रियल इंसिडेंट। सो उसने मुझे बोला कि मुकुल, कोई बात नहीं है, बट मैं आपको कमिट नहीं कर सकती, बट लेट मी जस्ट रीच होम
और फॉर्चुनेटली मेरा जो इंस्टीट्यूट था इट वाज अ फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ओनली, सो मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो मेरे घर के पास है, बट आपने इतने जेन्युइन तरीके से मुझे पूछा है, लेट मी जस्ट गो एंड लेट मी जस्ट सी टू इट मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ। और आज से ना ये बात होगी आई थिंक ऑलमोस्ट 16-17 साल पहले की बात होगी, तो इतने आपके पास में रिसोर्सेज नहीं होते थे कि आप एकदम से कोई भी चीज़ अरेंज कर लो, और इट वाज अ बिग इवेंट, चाहे भले ही मॉडल्स का पार्ट बहुत छोटा था उसके अंदर, बट इट वाज अ बिग इवेंट। तो ये एक स्पेसिफिक था, वो बहुत बड़ा था। एंड आई वॉज प्रेइंग टू गॉड कि मुझे कुछ जादू कर दो या कुछ वो चीज़ हो जाए, एंड आई गॉट अ कॉल कि दैट इंस्टीट्यूट पीपल आर रेडी टू पार्ट ऑफ दैट इवेंट। एंड मॉर्निंग में वी वर हैविंग 25 प्रोफेशनल एयर हॉस्टेसेस, मतलब जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग फ्रैंकफिन से ली हुई थी एज अ मॉडल, एंड उन्होंने शायद मॉडल से भी बहुत बढ़िया वहाँ पर काम किया। तो दैट वाज वन ऑफ द इंसिडेंट इन माय लाइफ वेयर कि जब आप फंसे हो ना तो आप घबराओ मत, आप सोचो मत, यू जस्ट आस्क फॉर द सपोर्ट एंड यू विल गेट इट। दैट वॉज द काइंड ऑफ अ थिंग। एंड उसके बाद से फिर ये रियलाइज़ हुआ कि यू शुड नॉट रिलाई ऑन 1 or 2 रिसोर्सेज, आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज होने चाहिए कि कहाँ क्या चीज़ ख़राब हो सकती है। तो मुझे आज भी याद है ये स्टोरी, जब मैं जो क्लाइंट हैं उनके साथ में जब ये शेयर करता हूँ, बाद में जब इवेंट हो गया सक्सेसफुल और ये चीज़ करता हूँ, तो आज भी हम हंसते हैं इस बात को लेकर। और वो क्लाइंट से मेरा बहुत लंबा रिश्ता है, उनको ये चीज़ पता है कि इवेंट के पीछे क्या हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं आपको पड़ता, आपको नहीं पता, बट जो इवेंट पे जिस दिन होगा, जहाँ उस दिन प्रेजेंट होगा, वो एक अलग ही बात है। शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। आपको मुकुल कभी करियर में सेल्फ डाउट हुआ? बहुत होता है, सबको होता है, मुझे भी बहुत बार हुआ, बट अगेन मैं इस चीज़ को जोड़ूंगा, इंटरेस्ट। जब आपका इंटरेस्ट होता है ना आपके काम के अंदर या आपकी इंडस्ट्री के अंदर, तो और सेल्फ डाउट होना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते हो। बट आपको ये पता है कि दिस इज समथिंग विच यू वुड लाइक टू डू इट ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। तो मैं इसमें ना आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ आपको समझ में आएगा कि सेल्फ डाउट से रिलेटेड। हम में सेल्फ डाउट कब होता है? जब हमको ये चीज़ लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम तो ये चीज़ करने के लिए बने नहीं हैं। वो तब सबसे ज़्यादा होता है जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट कम होता है। आप मान लीजिए कि अगर आपको आइसक्रीम पसंद है, तो आप आइसक्रीम खाने के लिए सोचोगे? आप नहीं सोचोगे, आप जाओगे और आप खा लोगे क्योंकि आपको वो पसंद है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो चीज़ कर रहे हो ना, आप उसमें अपना इंटरेस्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका वो इंटरेस्ट होगा ना, तो आपके सेल्फ डाउट जब आपको आएगा, वो आप ओवरकम कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो आप। ऑसम। मुकुल, अब हम कुछ स्टूडेंट्स के बारे में स्टूडेंट्स के बारे में तो नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स को अगर मोटिवेट करना हो टू कम इन इवेंट इंडस्ट्री, उस टॉपिक पे आते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि MBA, इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनने के अलावा भी कोई एक करियर है जहाँ पर उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो सकता है, तो क्या आप इवेंट इंडस्ट्री उनको रिकमेंड करो? मैं ज़रूर करूँगा रिकमेंड, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो आपको इतना एक्सपोजर देती है। सबसे अच्छी चीज़ पता है इस इंडस्ट्री के बारे में क्या है सौरभ? अगर मैं आप ही से पूछूं, आपको पता होता है कि कल आप न्यूज़ चैनल या न्यूज़ इंडस्ट्री के साथ आप शूट कर रहे हो, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ शूट कर रहे हो, या सर्विस इंडस्ट्री के साथ शूट कर रहे हो। हमारे इंडस्ट्री में सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि आपको पता नहीं है कि कल आप किस इंडस्ट्री के साथ जाके काम करने वाले हो। द बेस्ट पार्ट इज़, एक दिन हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे होते हैं, एक दिन हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे होते हैं, एक दिन हम हेल्थ केयर के साथ में काम कर रहे हैं। तो वो इतना एक्सपोजर देती है आपको वो इंडस्ट्री कि आपको खुद ही ये लगता है कि यार आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता था। तो अगर स्टूडेंट्स इस इंडस्ट्री को अपनाने की सोच रहे हैं, आना चाहते हैं, शुरुआत में आपको पेशेंस के साथ में वक्त देना पड़ेगा। आपको इस इंडस्ट्री की गहराई को, आपको इस इंडस्ट्री की छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ को समझना पड़ेगा।
एंड फिर आप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरह फ्लरिश करोगे। तो क्या मुकुल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्ग टर्म फिनेंशियली रिवॉर्डिंग होता है? अगर मैं आपको बताऊं, आज इंडिया के अंदर ना हज़ारों इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है सिर्फ इंडिया के अंदर, और वो सारी की सारी सर्वाइव कर रही है एंड दे ऑल आर फाइनेंशियल स्टेबल just because they are doing something every day new, they are creating new experiences. अगर आप वक्त के साथ चल रहे हो, आप इंडस्ट्री को समझ रहे हो, आप अपने क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, तो दिस इज़ अ वेरी स्टेबल करियर। आज इंडिया में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग इतना फास्ट क्यों ग्रो कर रहा है? आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपको एसी का एड एक बोर्ड पर लगा के दिखाऊं और मैं आपको एसी के नीचे बिठा के उसका आपको एक्सपीरियंस कराऊं, आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर होगा? एसी। एसी के नीचे बिठा के मैं आपको एक्सपीरियंस करा रहा हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो हर जगह हमेशा एक नॉर्मल एडवर्टाइजिंग से हमेशा आगे होगी। क्योंकि आप देखो, आप चाहे किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, किसी भी स्टेडियम पे चले जाओ, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने कस्टमर्स को रियल प्रोडक्ट और रियल सर्विस का फील देना चाहते हो। मुकुल, क्या इवेंट इंडस्ट्री के जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो स्टूडेंट्स को इवेंट रेडी बना पा रहे हैं? अगर मैं आज की बात करूं तो पूरी तरीके से तो नहीं बना रहे हैं, बट आपको काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत मिल जाती है, जो कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले अवेलेबल नहीं थी। तो आज के टाइम पर अगर आपको लगता है कि आप ये इवेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देयर इज़ नो हार्म ऑफ टेकिंग इनिशियल लर्निंग एंड एजुकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स। बट इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि जब तक आप आके उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इवेंट इज़ नॉट अबाउट एनी, लेट्स से, टेक्नोलॉजी, और इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट कि आपने उसको ऑटोमेट कर दिया। यहाँ पर आप ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हो, तो ह्यूमंस को आप अच्छी तरह से तभी समझ सकते हो जब आप उनके साथ डेली बेसिस पर आप डील कर रहे हो। और यहाँ पर आप एक नॉर्मल लेबर से लेकर यू आर डीलिंग विथ एमडी ऑफ द कंपनी, सो यू दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव द थॉरो ग्राउंड नॉलेज। तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना। तो फ्रेशर्स इवेंट इंडस्ट्री में आकर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? फ्रेशर्स सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे जो लगता है, जो मेरा मानना है, उनको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए होती है। वो बड़े रश में होते हैं कि हम आ जाएं और हम आज से ही मतलब पैसा बनाना स्टार्ट कर दें या वो चीज़ कर दें। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा या आपको कोई भी चांस नहीं देगा जब तक आप एक कंपनी के लिए एसेट नहीं बनते। बिकॉज आप एज ए फ्रेशर आ रहे हो तो आप एक लाइबिलिटी हो, आप एसेट नहीं हो कंपनी के लिए। शुरुआत में अगर वो आपको मौका दे रही है तो ये आपके लिए एक तरीके की ब्लेसिंग होनी चाहिए, बिकॉज वो अपना वक्त लगा रहे हैं आपको सिखाने में, आपको इवेंट का लेट्स से एक्सपीरियंस देने में या आपको इवेंट का एक्सपर्ट बनाने में। तो आपको वो वक्त देना पड़ेगा। आप में वो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर वो स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। बट फ्रेशर्स को लगता है कि हम आज गए और अगले महीने से हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, हम ये करने लगेंगे। तो वो फ्रेशर सबसे बड़ी गलती करते हैं और अपने करियर के साथ वो ठीक नहीं करते ये चीज़ कि आए और एकदम से चले गए। आपको थोड़ा वक्त देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऑफिस में कोई आपके पास इंटर्नशिप करने आता है स्टूडेंट, तो आप पर्सनली सबसे पहले उसमें क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये चेक पॉइंट तो होने चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उसमें ना ठहराव होना बहुत ज़रूरी है और डूअर एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, और सीखना वो चाहता है या नहीं चाहता है। क्योंकि जब कोई भी एक बेसिक या फ्रेशर भी आएगा ना, अगर उसमें सीखने की ललक है तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको ABCD भी आती है नहीं आती है, वो सीख सकता है। तो मैं सबसे पहले ना सिर्फ ये चीज़ देखता हूँ कि उसकी
सीखने की ज़ील कितनी ज़्यादा उसके अंदर है। उसके अंदर आग कितनी है आग सीखने से आग वर्ड में यूज़ नहीं करूँगा, आग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो क्यों सीखना चाहता है, वो क्यों इवेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है। जैसे कि हम बहुत बात कर रहे हैं ना, सबको ग्लैमरस लगता है, बट वो ये चीज़ समझ में नहीं आता कि वो ग्लैमरस और इतना सक्सेसफुल इवेंट क्रिएट करने के पीछे कई सौ लोगों की कई रातें लगी हुई हैं, या बहुत सारा तजुर्बा लगा हुआ है, या बहुत सारे एफर्ट्स लगे हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटर्नशिप करने के लिए लोग आते तो हैं, बट अगर उनमें सीखने की वो चीज़ नहीं होती तो फिर हम वो नहीं कुछ कर सकते। इवन हमारे यहाँ पर प्रॉपर हमने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है इंटर्न के लिए, जिसमें आप जब आ रहे हो तो आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि इवेंट से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, आप ओवरऑल सारे डिविजन्स के साथ में काम करते हो, जिससे कि आप इवेंट को थॉरोली अंडरस्टैंड कर पाओ। चाहे वो क्लाइंट सर्विसिंग डिवीज़न है, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट डिवीज़न है, चाहे वो क्रिएटिव डिवीज़न है, इवन हम उनको अकाउंटिंग डिवीज़न के साथ भी इंटर्नशिप कराते हैं, जिससे कि वो ओवरऑल इंडस्ट्री की नॉलेज पा सके, जिससे कि कल को जब उनको खुद डिलीवर करना है तो उनके लिए कोई भी चीज़ नई तरीके से ना हो कि यार ये तो हमने किया ही नहीं था, ये तो हमको पता ही नहीं था। मतलब अगर किसी ने ऐप्ट नेटवर्क के साथ काम करना हो तो कहाँ पर ईमेल लिख सकता है वो? So we have an email ID called write@appnetwork.in. Simply you just write an email and please tell us that why do you want to work in the event industry and why do you want to work with App Network. We would be really happy to know that and we will take things forward. डिग्री वर्सेस कम्युनिकेशन वर्सेस एटीट्यूड। First is attitude, second is communication, and we are not interested in your degree. आज अगर किसी ने इवेंट इंडस्ट्री में काम करना हो तो ऐसी कौन सी स्किल है जो सबसे ज़्यादा मिस आउट हो रखी है आजकल स्टूडेंट्स के अंदर? पेशेंस, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना, और गलत नहीं है कि उस एज के अंदर आप में पेशेंस नहीं होता, बट आपको ना सिंपल ये चीज़ समझना पड़ेगा। आपको इसको इस तरीके से लेना पड़ेगा कि अगर जब आप बचपन में पढ़ रहे थे, आपसे कोई मैथ की इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रही थी, तो ऐसा तो नहीं था ना अगर आप पढ़ाई में अच्छे थे तो कि नहीं सॉल्व हो रही है छोड़ देते हैं। आप उसमें एफर्ट लगाते थे ना, आप उसको अंडरस्टैंड करते थे, आप अपने बेसिक्स क्लियर करते थे, फिर आप आगे बढ़ते थे। इसी तरीके से अगर आप इवन नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इवेंट इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो ना, आपको शुरुआत में उसको वक्त देना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। मुकुल, इवेंट इंडस्ट्री में मेजर जॉब रोल्स कौन से होते हैं? सो इवेंट इंडस्ट्री में मैं आपको एंट्री लेवल से बताता हूँ, विच इज़ ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जहाँ पर आप बहुत ही लेट्स से बेसिक लेवल से आप एंट्री करते हो, और इसी डिपार्टमेंट के ऊपर ना सारे ऊपर के रोल टिके हुए हैं। आप अगर ये वाला बहुत अच्छी तरह से आप नहीं समझ पाए तो बाकी रोल्स में आप फ्लरिश नहीं कर सकते। तो ऑपरेशंस के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैन पावर मैनेजमेंट है, आपका स्टेज मैनेजमेंट है, आपका बैक स्टेज मैनेजमेंट है, आपका कंसोल मैनेजमेंट है, आपका वेंडर कोऑर्डिनेशन है, तो ये ऑपरेशन डिवीज़न के अंदर आता है। इसके बाद में आता है सेकंड, क्लाइंट सर्विसिंग। जब आप इसको थॉरोली अंडरस्टैंड कर लेते हो तब आप क्लाइंट सर्विसिंग रोल पे जाते हो, जहाँ पर आप मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करते हो, चाहे वो ऑपरेशन का पर्सन है, चाहे वो क्रिएटिव का पर्सन है, चाहे वो अकाउंटिंग है, चाहे वो वेंडर्स हैं। देन थर्ड, आप इस पर रोल करते हो, मतलब सेकंड उस पर आप जाते हो, विच इज़ अ मिक्स ऑफ क्लाइंट सर्विसिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट, मतलब आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप अब काफ़ी अच्छा कर सकते हो, देन यू स्टार्ट सेलिंग टू क्लाइंट अबाउट योर कॉन्सेप्ट, योर आइडियाज़, एंड देन टेक्निकल अगर मैं बात करूँ तो फिर लेट्स से क्रिएटिव डिपार्टमेंट, जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करते हो, आप सेट डिज़ाइन करते हो, आप 3D डिज़ाइन करते हो, क्योंकि आप जो भी इवेंट देखते हो उसके पीछे का पहले का बहुत सारा डिज़ाइन इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये मेजर रोल्स हैं किसी भी इवेंट इंडस्ट्री के अंदर समझने के लिए। मुकुल, जॉब रोल्स को तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, स्पेशली ऑपरेशंस, क्लाइंट सर्विसिंग, शो डायरेक्टर। अगर मेरे को स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए एक सैलरी का आइडिया देना हो तो आप क्या बताओगे? सौरभ, मैं आपको ना इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए समझने के लिए। मान लीजिए
कि आप शुरुआत में किसी इवेंट एजेंसी के अंदर गए एज एन इंटर्न बन के ओनली, और वो आपको सिर्फ ना एक रेम्यूनरेशन देते हैं। वो रेम्यूनरेशन मान लीजिए सिर्फ 10,000 रुपये, ठीक है। और ये मैं आपको अपनी ही कंपनी का आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक एज एन इंटर्न बन के एक लड़का आया और वो शुरुआत में सिर्फ 12,000 रुपये की या 10,000 रुपये की इंटर्नशिप पर आया था, एंड आज 4 साल के अंदर ही इज़ ऑलमोस्ट टचिंग द सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। वाह। बट वो कैसा था उसके पीछे आप समझ लीजिए, उसके अंदर वो स्पार्क था, उसके अंदर हर चीज़ को समझने की चीज़ थी। जब वो आया था वो सिर्फ स्टेज पर सामान पहुंचाने से लेकर या कोऑर्डिनेशन को करता था। आज वो इंसान पूरा का पूरा शोरन मैनेज करता है, पूरा का पूरा कंसोल मैनेज करता है। वो तब कर पाया, उसको ये पता है कि क्लाइंट आके ना इमीडिएटली बीच में 2 प्रेजेंटेशन ले आएगा, 2 हटा देगा, उसको इमीडिएटली कैसे मैनेज करना है। तो ये चीज़ उसने 4 साल के अंदर की। हमारे यहाँ पे ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए और हमने उनको शुरुआती सैलरी 30 या 35,000 पर रखा और 1 साल के अंदर वो अपने आप को जरा भी ग्रो नहीं कर पाए और हमको उनको थैंक यू बोलना पड़ा जाने के लिए। तो सैलरी एक ऐसी चीज़ है कि आप किस चीज़ से शुरू कर रहे हैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहाँ तक जा सकते हैं। लोग आज लाखों रुपए की सैलरी ले रहे हैं। आई कैन गिव यू द आंसर कि ऑपरेशंस के लोगों का 25-25 लाख रुपए का पैकेज है, 30-30 लाख रुपए का पैकेज है। क्लाइंट सर्विसिंग वाले लोगों का करोड़ रुपए तक का पैकेज है इवेंट इंडस्ट्री के अंदर। डिपेंड करता है कि आपके अंदर सीखने की कितनी ललक है, आप किस तरीके से और कितने बेहतर तरीके से आप लोगों को मैनेज कर सकते हैं। मुकुल, क्या आज ब्रांड्स एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पे फोकस करते हैं? आज पता है सौरभ, अब ना मैं आपसे पूछना चाहूँ, चलो मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कोई भी बहुत रिनाउंड सेलिब्रिटी कोई शैम्पू का ऐड करता है, आप यूज़ कर लेंगे उसको? सेलिब्रिटी के बेस के ऊपर सिर्फ? नहीं। आप चाहेंगे ना कि आप पहले उसको इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके बाद में आप डिसीज़न लें कि क्या वो शैम्पू आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो आज ये मैंडेटरी बन चुका है कि आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करना ही पड़ेगा अपने कस्टमर के लिए, और उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि आप इसी का ये एग्जांपल लें कि आप अपने शैम्पू को किस तरीके से आप एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जहां पर ब्रांड ये इंश्योर करते हैं कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग को भी आप एक्सपीरियंशियल एडवर्टाइजिंग की तरह आप दिखा सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट का रियल फील या रियल टच आप क्लाइंट को एक्सपीरियंस करा सकते हैं। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस इज़ द की ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। उसके बिना आपकी एडवर्टाइजिंग अधूरी है। मुकुल, कॉर्पोरेट इवेंट्स और लग्जरी वेडिंग्स में साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ना रियल इंसिडेंट्स आपको बताता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। कॉर्पोरेट इवेंट अगर आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट है, देयर इज़ नो डाउट। एवरी इवेंट की रिजल्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट वहाँ पर जो एक स्टेक होल्डर है वो डायरेक्ट ओनर नहीं है। ही माइट बी एन इनडायरेक्ट ओनर, बिकॉज लेट्स से कि वो मार्केटिंग प्रोफाइल का बंदा है जो कॉर्पोरेट इवेंट करा रहा है, या वो प्रिक्योरमेंट का है, या वो HR का है, बट वो इनडायरेक्ट, मतलब वो डायरेक्ट ओनर नहीं है। एक लग्जरी वेडिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक एग्जीक्यूशन पार्टनर के ऊपर, क्योंकि आपके लिए वो एक अनादर वेडिंग हो सकती है, बट उनके लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो। आप 0% भी उसमें आप चांस नहीं ले सकते। यू हैव टू इंश्योर इट कि जिसकी लाइफ का वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है, आप उसको यादगार कैसे बनाओ। आपको हर चीज़ उनकी इच्छा के मुताबिक, उनकी सोच से ऊपर आपको चीज़ें देनी होती हैं। जहाँ पर कॉर्पोरेट इवेंट के अंदर आप बहुत प्रोसेस ड्रिवन चलते हो, आपको पता है आप एक ही कॉर्पोरेट इवेंट की मल्टीपल सीरीज़ कर रहे हो, तो इम्पॉर्टेंट दोनों हैं, बट एक जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस क्रिएट हो जाती है लग्जरी वेडिंग्स की,
वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए इट माइट बी एन अनदर प्रोजेक्ट, बट फॉर देम इट्स देयर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ऑसम ऑसम। लोग कहते हैं इवेंट इंडस्ट्री में ना दिन होती है ना रात होता है, कितना सच है? दुनिया सो रही होती है, इवेंट क्रिएटर एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट अगर आप देखोगे जो दिन में हो रहे हैं या शाम को हो रहे हैं, उनकी तैयारी पिछली कुछ रातों के अंदर ही हो रही होती है। तो आई होप आई विल बी एबल टू, मतलब आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स। मुकुल, मैं जब क्रूज शिप पे जॉब करता था ना, तो हम लोग वहाँ माफिया माफिया बहुत खेलते थे। माफिया का मतलब क्या हो गया, अगर मैं क्रूज पे फोटोग्राफर हूँ तो एक मान के चलते हैं कि एक्सकर्शंस पे जो लोग घूमने जाते हैं उनके साथ मेरी एक सेटिंग हो गई कि मैं आपका एक पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया सा बना दूंगा, प्लस आप जब मैं फ्री होंगे एक्सकर्शन में मुझे फ्री में घुमाने ले जाना। तो क्या ऐसा इवेंट इंडस्ट्री में भी होता है? देखो, फेवर्स हर जगह चलते हैं, ठीक है, बायस हर जगह होते हैं। स्टिल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्किल्स के बेस पर कितना इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। ये फैक्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत मेहनत की है और उसका पूरा का पूरा बेनिफिट सिर्फ एक बेसिक रिलेशनशिप के ऊपर किसी और के पास चला जाता है, जबकि क्लाइंट्स इसको नहीं समझते हैं कि दिस इज़ नॉट द रिलेशनशिप, दिस इज़ अबाउट बैड रिलेशनशिप। जो इंसान आपके लिए इतना बेहतरीन चीज़ क्रिएट कर सकता है, सोचो कि जब आप उसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, उसने कितने बेहतर तरीके से आपको समझा है, आपके साथ क्या वंडर्स क्रिएट कर सकता है वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। क्लाइंट की सबसे अनएक्सपेक्टेड या शॉकिंग डिमांड कौन सी होती है? बहुत बार ना, अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगा कि एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट अनएक्सपीरियंस्ड है तो वो कुछ भी चीज़ें चेंज कर देंगे, कुछ भी चीज़ें मांग लेंगे, ठीक है। बट अब हमने जो करना स्टार्ट किया है कि हम क्लाइंट को एडुकेट करते हैं, हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड जो डिमांड आप कर रहे हो, इससे एट द एंड ऑफ द डे आपके इवेंट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। लेट्स से कि कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं कि बहुत बड़ा लॉन्च हो रहा है, ये मेरा बहुत बड़ा सीनियर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, ये आके स्टेज पे ना 4 वर्ड्स बोलना चाहता है। तब हम क्लाइंट को बोलते हैं वी विल नॉट अलाउ दिस, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि कौन आके स्टेज पे क्या बोलेगा वो आपके इवेंट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले करेगा, क्योंकि आपके मीडिया वाले भी लोग हैं, पीआर वाले भी लोग हैं। सो यू शुड नॉट डू एनीथिंग विच यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। सो वी एडुकेट, तो मोस्टली क्लाइंट अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। बाकी डिमांड तो कुछ भी आती है, इट इज़ अप टू अस हाउ वी नीड टू हैंडल दैट। सबसे बड़ा माइंडसेट डिफरेंस क्या होता है इवेंट एजेंसी और एक्सपीरियंस क्रिएटर में? एक ना, मैं यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ कि एक ना, सबने एक 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 तमगा सा हमारे ऊपर लगा दिया है कि हम एक एजेंसी हैं, जो कि एक्चुअली हम नहीं हैं। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी, एजेंसी का मतलब क्या है? एजेंसी का मतलब ये है कि आपने कोई लेट्स से क्लाइंट ने आपको बोला, आपने कोई कैंपेन रन किया और वो कैंपेन रन करने का आपको कमीशन मिल गया। वी आर नॉट दैट। हम वो लोग हैं जो दिन रात लगाकर आपके लिए एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, आपके प्रोडक्ट के मुताबिक, आपकी सर्विसेज के मुताबिक। तो हम चाहते हैं कि क्लाइंट शुड ट्रीट अस लाइक एक्सपीरियंस क्रिएटर, नॉट जस्ट एन एजेंसी। क्या बर्नआउट और मेंटल प्रेशर इवेंट इंडस्ट्री में कॉमन है? अगेन मैं इसको ये चीज़ कहूँगा कि जैसे मैंने आपको रिसेंटली भी बताया था, आप बर्नआउट और मेंटल प्रेशर तभी होगे जब आप एकदम से ये सोच लोगे कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो ये चीज़ ख़त्म ही हो गई, अब तो इसका कोई समाधान ही नहीं है। आप बर्नआउट और मेंटल प्रेशर आपके अंदर तब नहीं होगा जब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे। और अगर आप रियल में इंटरेस्ट रखते हो उस इंडस्ट्री के अंदर, आप उस इंडस्ट्री से प्यार करते हो, तो ये सिचुएशन नहीं होगी आपके लिए। आप थक ज़रूर सकते हो, बट आप बर्नआउट और मेंटल प्रेशर जैसी सिचुएशन में आप नहीं जाओगे। मुकुल,
ये ना बहुत ही सब्जेक्टिव है सौरभ। हाई पेइंग जो रोल है, अगर हम इसको एक दूसरे नज़रिए से देखें तो बिजनेस डेवलपमेंट, आपको पता है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो, एक हाई पेइंग रोल होता है बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग द बिजनेस। बट इसके पीछे स्किल्स के भी ऊपर ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर यू आर फैंटास्टिक इन डिज़ाइनिंग द कॉन्सेप्ट एंड आइडिएशन, सो दैट रोल वुड बी अ हाई पेइंग रोल। एंड इफ़ यू आर रियली गुड इन मैनेजिंग क्लाइंट, सो क्लाइंट सर्विसिंग रोल अगेन एक बहुत हाई पेइंग रोल हो सकता है। तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। तो इसमें मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप किस स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा करते हो, वहाँ आप इस बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हो। आपने बताया नहीं कि अमाउंट क्या होता है। ओके, तो अगेन ये भी ना बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली सब्जेक्टिव होते हैं। तो थोड़ा सा इसके पीछे मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। इंडिया के अंदर ना देर आर सेग्रीगेशन ऑफ इवेंट कंपनीज। एक टॉप पर हैं, एक उनके नीचे हैं, और एक बहुत ही लेट्स से नीचे लेवल पर हैं। तो डेफिनेटली जो बहुत ही टॉप हैं उनके जो पे स्केल्स हैं वो बहुत अलग होंगे। तो मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मान लें। यू कैन से दैट। तो जैसे जैसे आप अपना लेट्स से स्किल आप बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाते हो एंड यू स्टार्ट एडिंग वैल्यू, तो आप मूव करते चले जाते हो, स्मॉल से मिड में जाते हो, मिड से लार्ज में जाते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि दे स्टार्ट देयर ओन, फिर तो कोई रोक ही नहीं है कि आप हाउ मच मनी यू वांट टू मेक। ऑसम। सबसे हाई डिमांड रोल कौन सा होता है इवेंट इंडस्ट्री में? सबसे हाई डिमांड रोल क्लाइंट सर्विसिंग रोल होता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि एक सूत्रधार की तरह ये रोल काम करता है, बिकॉज आप यहाँ पर क्लाइंट मैनेज कर रहे हो, उनको हैंडल कर रहे हो, फिर उसके बाद आप मल्टीपल डिविजन्स और लोगों को यहाँ पर मैनेज करते हो। आप ही कोऑर्डिनेट करते हो डिज़ाइन टीम के साथ, आप ही कोऑर्डिनेट करते हो एग्जीक्यूशन टीम के साथ, आप ही कोऑर्डिनेट करते हो अकाउंटिंग डिवीज़न के साथ, और भी लेट्स से एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वो सेलिब्रिटी हो गया, चाहे वो कोई स्पीकर हो गया। तो ये जो रोल है ना, वो बहुत ही डिमांडिंग रोल है, और इस रोल की अपनी ही एक अलग वैल्यू है। बिकॉज आपके लिए इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि हाउ गुड यू आर मैनेजिंग पीपल, क्योंकि आपको एक ही, मतलब आप एक हो, बट आपको एक एमडी को भी मैनेज करना है और आपको एक लेबर को भी मैनेज करना है। तो यू शुड हैव दैट स्किल कि कहाँ किसके साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करके आप अपना काम उनसे करा सकते हो। ऑसम। ये शो डायरेक्टर क्या होता है? मैंने सुना है कि इसके बिना तो शो रन ही नहीं हो सकते हैं। आपने एकदम सही सुना है। ये जिस दिन इवेंट होता है ना, उस दिन आप मान के चलिए कि ये एक दिल की धड़कन की तरीके से होता है। अब ये शो डायरेक्टर ना कोई भी हो सकता है। ये शो डायरेक्टर एक अच्छा ऑपरेशन वाला बंदा भी हो सकता है, ज़्यादातर अच्छे ऑपरेशन वाले लोग होते हैं। एक अच्छा क्लाइंट सर्विसिंग वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि उस दिन मेन स्टेज पर क्या होने वाला है, किस तरीके की लाइटिंग होगी, किस तरीके से साउंड का कोऑर्डिनेशन होगा, क्या आपकी मेन स्क्रीन पे कंटेंट रन होगा, कब कौन आके क्या परफॉर्म करेगा, कब कौन आके क्या प्रेजेंटेशन देगा। तो ये एक शो डायरेक्टर का रोल होता है, जिसको हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर हेड ऑफ कंसोल भी बोलते हैं, कंसोल मैनेजमेंट बोलते हैं, जहाँ पर पूरे इवेंट की लेट्स से इट्स kind of a cockpit for any of the event where you are sitting and you are managing the entire aircraft like that. ऑसम। स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज सबसे ज़्यादा किस एरिया में है? ऑपरेशंस के अंदर अनफॉर्चुनेटली जब लोग आते हैं तो शुरुआत के अंदर उनको ऑपरेशंस के ही थ्रू होके जाना होता है। तो वहाँ पर लोगों को लगता है कि हमको स्किल्स की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, एंड जब लोग स्किल हो जाते हैं तो वो ऑपरेशंस में काम नहीं करना चाहते, वो डायरेक्टली क्लाइंट सर्विसिंग के अंदर या कंसोल मैनेजमेंट के अंदर, बट वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि इस इंडस्ट्री का बेसिक आप जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक आप बाकी रोल्स में अच्छी तरीके से आप नहीं कर पाओगे। तो मैं तो स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि जब भी आप जा रहे हो, आप कुछ वक्त ऑपरेशन और एग्जीक्यूशन
ऑन ग्राउंड ज़रूर आप बिताओ, जिससे आपको डीप नॉलेज होगी इवेंट इंडस्ट्री की। ऑसम। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इवेंट इंडस्ट्री में कितनी स्ट्रांग है? बहुत है, बहुत है। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो पिछले इतने सालों के अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 20 प्लस कंट्रीज़ के अंदर अपने इवेंट एग्जीक्यूट कर चुके हैं। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको बताता हूं कि इंडियन मार्केट एक बहुत ही अलग है। और लेट्स से कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको दुबई में अगर मान लो कोई इवेंट कराना है और आप दुबई की इवेंट एजेंसी आप हायर करोगे, तो हो सकता है वो बहुत एक्सपेंसिव हो और उनके अपने अलग एक तरीके हों। और इंडिया के अंदर ना हर किसी को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, एजिलिटी चाहिए होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ चाहिए होता है कि अगर लास्ट मिनट पे कुछ भी हुआ तो आप अडेप्ट कर पाओगे, आप चेंज कर पाओगे। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एकदम ना के बराबर होता है। आपने वहाँ पर सब कुछ चीज़ें एक प्रोसेस टाइम के मुताबिक करनी होती है, यहाँ भी होती है इंडिया के अंदर। बट यस, कि जो काम वहाँ पर लेट्स से वहाँ की कंट्री के अंदर वहाँ के लोग उसको महंगा करेंगे, वो काम इंडिया की एजेंसी उसको कम प्राइस के अंदर मैनेज कर सकती है। चाहे वो कुछ भी अरेंजमेंट है वो यहाँ से लेके जा रही है, चाहे वो लोकली भी ले रही है। सो इंडिया में अगर आप इवेंट के अंदर हैं तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक तो ये रीज़न है, बाकी बहुत सारे ब्रांड इंडिया के बाहर जाके इवेंट करना चाहते हैं, तो इसलिए वो इंडिया के ही पार्टनर को प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया का जो पार्टनर होगा ना वो हमारे हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा। उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी किसी भी चेंज को मैनेज करना, किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट करना। वो लोग डायरेक्टली वहाँ के पार्टनर से नहीं करा पाते। तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मुकुल, अगर किसी स्टूडेंट ने 12th कर ली है और उसने मन बना लिया है कि मुझे इवेंट इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना है, तो क्या रोड मैप उसके लिए आप बताओगे, क्या होना चाहिए? मैं अभी तो ये बोलना चाहूँगा कि 12th के बाद ना थोड़ा सा वक्त जल्दी है, मतलब आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस कि आपके ऊपर कोई ऐसी मजबूरी है कि आपको काम करना है और आप इवेंट इंडस्ट्री में ही काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज किसी भी इंस्टीट्यूट से आप ले सकते हैं और उसको प्रैक्टिकल वे के अंदर ना यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी एजेंसी के अंदर इंटर्नशिप करके। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली 12th के बाद जाना चाहते हैं तो फाइंड आउट अ गुड एजेंसी, ठीक है, और साथ साथ आप अपनी लेट्स से ग्रेजुएशन भी करें। आप चाहते हैं आप ओपन से या ऑनलाइन आप करना चाहते हैं, बट फाइंड आउट अ गुड एजेंसी और जाकर वहाँ पे शुरुआती दौर में ना आप काम सीखें। आप ये फोकस करें कि किस तरीके से ग्राउंड पर काम होता है, बेसिक्स को क्लियर करें। तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आपके पास में एक ये एडवांटेज होगा कि बहुत लोग जो एक टाइम के बाद आके वो करते हैं, आप ऑलरेडी एडवांस हो जाओगे। और सेम जैसे कि टेक्नोलॉजी में कहते हैं कि हर 10 सेकंड में टेक्नोलॉजी बदलती है, हमारे इवेंट के अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी रोज़ नहीं आती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रोज़ नहीं आते हैं। तो आपके पास में एक एज हो सकता है अगर आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे। बट आपने ये बहुत ख्याल रखना है करने से पहले एज एन स्टूडेंट 12th के टाइम पर, आप प्लीज़ अपने आप से बात कीजिए। आप पूछिए अपने आप से, क्या मैं सीरियसली इस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ? क्योंकि ये इंडस्ट्री आपसे आपका 100% डिमांड करती है। आप वो चाहती है इंडस्ट्री कि आप प्रॉपर्ली, क्योंकि इसमें ना स्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में रीटेक नहीं होता कुछ भी। आपको कुछ भी करना है ना तो ऑन स्पॉट करना है। आपका प्रॉपर शो चल रहा है, वहाँ कुछ भी लॉन्च हो रहा है, आप कुछ भी स्पीच चल रही है या प्रेजेंटेशन चल रही है, तो वो बीच में अगर कुछ भी उसके अंदर हुआ तो इट्स काइंड ऑफ एन इवेंट फेलियर फॉर यू। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, और वो प्रिपरेशन वो सब कुछ आपको ग्राउंड पर एक्सपीरियंस करने के बाद ही आएगा, जब आपने ग्राउंड पे काम किया होगा। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या मैं इस हाई इंटेंसिटी इंडस्ट्री के अंदर आना चाहता हूँ। बहुत सारे एडवेंचर हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, रोलर कोस्टर की तरह लाइफ होती है। बट अगेन यू रियली नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। फॉर्मल एजुकेशन अगर किसी ने इवेंट इंडस्ट्री में लेनी हो तो आप क्या रिकमेंड करोगे, कहाँ से ले सकता है? अगर मैं आज की बात करूं तो आजकल तो काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, ठीक है।
इंडिया लेवल पर भी। और अगर मैं स्पेसिफिकली एनसीआर रीजन की बात करूं तो वी हैव NAEMD करके कॉलेज है, NIEM है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, आफ्ट है, और बहुत सारे बड़े बड़े लेट्स से यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली इवेंट से रिलेटेड कोर्सेज निकाले हुए हैं। तो आप किसी भी कॉलेज या कोर्स को डिसाइड करने से पहले ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जाके ये समझें कि वो किस तरीके की इंडस्ट्री एक्सपोजर दे रहे हैं, वो किस किस तरीके के इवेंट के अंदर आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं। बिकॉज आप कितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज ले लीजिए, आप जब तक प्रैक्टिकली जाकर ग्राउंड पे काम नहीं करोगे शुरुआती तरीके से, आप इवेंट इंडस्ट्री को नहीं समझ सकते। तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसने 12th कर ली है और कॉलेज में पढ़ रहा है, पैरेलली कुछ करना चाहता है जस्ट टू सपोर्ट हिज पॉकेट, या यू वांट टू लर्न इन इवेंट इंडस्ट्री, की क्या करना चाहिए, तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, आज से ना लेट्स से काफ़ी सालों पहले ना शुरुआत लोगों की ना इसी तरीके से होती थी, क्योंकि इसमें क्विक मनी मिलता है। जब आप काम करते हैं इवेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो आप गए, आपने एक दिन काम किया, 2 दिन काम किया, चाहे आप रजिस्ट्रेशन मैनेज कर रहे हैं, चाहे आप विजिटर्स मैनेज कर रहे हैं, आप ऑडियंस मैनेज कर रहे हैं। बट होता ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप जिस चीज़ की फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हो, चाहे आप डॉक्टर बन रहे हो, चाहे आप IT इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपको ये बहुत अच्छी तरीके से सोचना पड़ेगा कि आपका उस इंडस्ट्री से फोकस नहीं हटना चाहिए। बिकॉज लाइफ में ना जब क्विक मनी आपके पास आती है ना, तो आपका फोकस हटता है। तो आपको वहाँ पर वो बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये गलती आप कभी ना करें कि क्विक मनी कमाने के चक्कर में आपका जो मेन पाथ है, आप उस पाथ से डाइग्रेस हो जाए। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। अब ऐप्ट के बारे में बात करते हैं, ऐप्ट एक्सपीरियंशियल के बारे में। ऐप्ट एक्सपीरियंशियल एग्जैक्टली क्या करता है? हम लोगों के लिए अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं। हम अपने क्लाइंट्स को ना उस लेवल की एक्सपीरियंसेस और सर्विसेज देते हैं कि जहाँ पर ना क्लाइंट जब इवेंट ख़त्म होता है तो बोलता है कि यार, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस अर्लियर इन माई लाइफ, यू गाइज आर रॉकिंग। और इन टर्म्स ऑफ, मैं वैसे अगर एज ए बिज़नेस की बात करूँ तो मेजरली हमारे 3 डिवीज़न हैं, जिसमें हम कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, हम ट्रेड शोज़ करते हैं, और हम कॉर्पोरेट ऑफ साइट्स या इंसेंटिव टूर्स आप जिनको कह सकते हैं, और एक हमारा डिवीज़न है मेस्मराइज, जिसमें हम लग्जरी वेडिंग्स करते हैं। ऑसम। ट्रेडिशनल इवेंट मैनेजमेंट और एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? आप ये मान के चलो, ट्रेडिशनल इवेंट मैनेजमेंट ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जैसे ट्रेडिशनल इवेंट पहले क्या होता था कि आपने सिंपल स्टेज लगाया, प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाया, या आपने PA सिस्टम लगाया या LED लगाया, और क्लाइंट आया, क्लाइंट को जो प्रेजेंट करना है वो कर दिया। एक्सपीरियंशियल इवेंट्स आर टोटली डिफरेंट। आप वहाँ पे सोचते हो, जिस दिन इवेंट हो रहा है आप उससे नहीं सोचते, आप ऑलरेडी उससे पहले से सोचना स्टार्ट कर देते हो कि जब किसी भी आपके ऑडियंस के पास में आपके इवेंट का इनवाइट जाएगा तो उससे उसको क्या एक्सपीरियंस होगा। आपने बहुत देखे होंगे, आजकल बहुत अलग अलग तरीके के इनवाइट्स आते हैं जहाँ पर आप कहते हो यार व्हाट अ फैंटास्टिक इनवाइट, आई विल डेफिनेटली जॉइन दिस इवेंट। जब लोग इवेंट पर आ रहे हैं वहाँ पर आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हो। ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस थ्रू टेक्नोलॉजी हो सकता है, थ्रू एक आर्टवर्क इंस्टॉलेशन हो सकता है, थ्रू एंगेजमेंट हो सकता है। बहुत सारे तरीके हैं एक्सपीरियंस क्रिएट करने के, और जो इवेंट क्रिएटर होते हैं वो करते हैं ये रेगुलर बेसिस पर, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्लाइंट की मतलब एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। आपकी कंपनी का कोर विजन क्या है? हमारी कंपनी का कोर विज़न बहुत सिंपल है। हम कोई बहुत ऐसा वाला विज़न हम नहीं सोचते हैं। हम सिंपल ये सोचते हैं कि जो भी क्लाइंट हमारे साथ में है वो हमारे काम से खुश हो, जो लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर वो खुश हों, और जो एक्सटर्नल लोग भी हैं, चाहे वो हमारे वेंडर पार्टनर्स हैं, चाहे वो हमारे आर्टिस्ट हैं, वो सब लोग ना अगर काम करें ना तो वो बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन के साथ में काम करें। यार, ऐप नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं ना तो हमको भरोसा है ना हमारा पेमेंट का कुछ होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स क्लाइंट को बताता हूँ। मैं
क्लाइंट्स के यहाँ पे नाम नहीं ले सकता हूँ, बट क्लाइंट्स इट्स अ वेरी रेगुलर काइंड ऑफ अ थिंग कि क्लाइंट बोलते हैं यार ऐप नेटवर्क को दे दिया ना, टेंशन छोड़ दो, दे विल डू देयर जॉब बेस्ट एंड आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक दैट. अगर जब आपको एक बार क्लाइंट से प्रोजेक्ट आ गया तो उसके बाद ना वी हैव टू टेक केयर. एक बार अगर किसी आर्टिस्ट ने या किसी वेंडर पार्टनर ने हमारे साथ एसोसिएट हो गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरीके से उसका मतलब ध्यान रखें. तो सिंपल विज़न है हमारा ऐप नेटवर्क का. वी वांट दैट एवरीबडी शुड बी हैप्पी व्हाइल वर्किंग विद अस. आज ऐप नेटवर्क इंडस्ट्री में किस किस को सर्व कर रही है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को सर्व कर रही है? अगर मैं अपने पूरे इतने मतलब सालों की मैं अगर बताऊं आपको तो आई थिंक शायद ही कोई इंडस्ट्री ऐसी बची होगी जिसको हमने सर्व नहीं किया होगा. वी आर वर्किंग विद टेलीकॉम, वी आर वर्किंग विद हेल्थ केयर, वी आर वर्किंग विद एजुकेशन, ऑटोमोबाइल, फिनटेक. ऑलमोस्ट ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं ना हम इनको सर्व कर रहे हैं और मेजरली हमारे क्लाइंट फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं. इंडिया की इवेंट और एक्सपीरियंशियल इंडस्ट्री कितनी लार्ज है? अगर मैं आपको रीसेंट डेटा की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये, और ये ग्रो कर रही है बहुत. एंड अगर हम बहुत फॉर्चुनेट रहे और 2036 के ओलंपिक्स को अगर हम होस्ट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि ये इंडस्ट्री 2040 तक 10 लाख करोड़ तक चली जाएगी अप्रॉक्सीमेटली. इस तरीके की लाइक इंडस्ट्री से एक्सपेक्टेशन है. इवेंट इंडस्ट्री किन किन सेक्टर्स को इंडस्ट्री में काम देती है? वेरी गुड क्वेश्चन. हम लोग कहते हैं ना कि आपको इवेंट लगता है कि आपने देख लिया, बट एक बड़े इवेंट को मैनेज करने के लिए ना कई सौ आप पार्टनर्स के साथ में काम करते हैं. तो मैं स्पेसिफिकली इंडस्ट्री बताऊं, हम फूड इंडस्ट्री को बहुत बिजनेस देते हैं लेट्स से, क्योंकि हर इवेंट में केटरिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है. उसके बाद में अगर हम करें तो प्रिंट जो इंडस्ट्री होती है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारा प्रिंट होता है इवेंट इंडस्ट्री के अंदर, हम उनको बहुत बिजनेस देते हैं. हम आईटी सेक्टर को बहुत बिजनेस देते हैं क्योंकि आजकल किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ना एक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो अब ज़माना आ गया है जहाँ पर आप सिर्फ ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस क्रिएट नहीं कर सकते. आप ऑफलाइन एक्सपीरियंसेस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते. आपको ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस भी आपको उनको देने हैं. तो हम आईटी सेक्टर को भी देते हैं. तो ये मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम बिजनेसेस देते हैं इनडायरेक्ट वे में. मुकुल, आज आपका इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं जानना चाहता हूँ आपका पर्सनल विजन क्या है? सो सौरभ, इतना कुछ किया, इतना कुछ सीखा ज़िंदगी के अंदर. अब जस्ट पर्सनल विज़न टू बी विद माई सेल्फ एंड पीपल हु आर विद मी, चाहे वो मेरी फैमिली है, चाहे वो मेरे लोग हैं, to create such an environment that we should be happy together. That's the utmost goal. No such expectations where you have to do a lot of things. I think I've done that, been there. So now I feel that it should be happy environment in surrounding. That's the thing. Awesome. आप पर्सनली किस टाइप के एक्सपीरियंसेस फ्यूचर में क्रिएट करना चाहते हैं? सो सौरभ, हमारी इवेंट इंडस्ट्री के अंदर ना जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं. ठीक है. अगर हम देखें तो एक रियल हैप्पीनेस या एक लंबे वक्त की खुशी के लिए ना हम कोई भी ऐसे इवेंट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं. तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द आइडिया विच वी आर थिंकिंग विद आवर टीम एंड हमने बहुत कुछ उस पर काम किया है. एंड वेरी सून इट विल बी इन द मार्केट. सो वी आर वर्किंग ऑन समथिंग ऑफ द एंटायर फैमिली हैप्पीनेस. इफ आई आस्क यू, लेट्स से इफ यू हैव किड, आई थिंक इफ आई आस्क यू व्हाट ऑप्शन डू यू हैव टू टेक देम ऑन वीकेंड्स, आप कहोगे कि मॉल में ले जाते हैं, फन जोन होता है, गेम जोन होता है, and then what? Nothing. So we are working on something
जहाँ पर जो हमने बचपन के अंदर जो बचपन जिया है या जो हमने बचपन में एक्टिविटीज़ की हैं वो आज के बच्चे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन समथिंग ऑन दैट आइडिया वेयर वी आर गोइंग टू रीलिव आवर चाइल्डहुड. वेयर एक वक्त होता था जब हमारे पेरेंट्स हमारे साथ खेलते थे, हमारे साथ टाइम व्यतीत करते थे. तो वी आर कमिंग अप विद दैट आइडिया वेयर वी आर गोइंग टू रीलिव दिस मोमेंट. ऑसम, ये मज़ा आएगा देखने में. कब हो जाए तो प्लीज़ लेट मी नो. होने वाला है. प्रॉबेबली उसके ऊपर एक पॉडकास्ट और करेंगे फिर. चलिए ज़रूर. मैं आपके ऑफिस में अंदर आया तो मैंने 2 बुक शेल्फ्स देखे. सो अगर मैं आपसे 2 रिकमेंडेशन मांगूँ बुक्स के लिए, एक इवेंट इंडस्ट्री से, एक पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो क्या आप रिकमेंड करोगे बुक्स? आप अगर मेरे से पर्सनली पूछोगे तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ बुक रीडिंग, बट मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी हुई हैं और कोशिश किया है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. आप बहुत सारी किताबें पढ़ लो, सैकड़ों किताबें पढ़ लो, बट अगर आप उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उन बुक्स का कोई फ़ायदा नहीं है. तो स्पेसिफिकली अगर मैं इवेंट इंडस्ट्री की बात करूं तो इवेंट इंडस्ट्री में एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल. अगर आप लोगों को मैनेज करना नहीं जानते हो तो आप इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे. खैर बाकी इंडस्ट्री में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट यहाँ पर जैसा हमने पहले भी बात की कि आप एक लेबर से लेके कंपनी के एमडी तक को मैनेज कर रहे हो, तो आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए. तो एक मेरी बुक है फेवरेट डेल कार्नेगी की, हम सब जानते हैं, बहुत ही कॉमन बुक है, हाउ टू विन पीपल एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. सो दैट इज़ वन ऑफ द बुक जिसको आप पढ़कर आप नॉलेज ले सकते हो. तो दिस वन बुक आई वुड लाइक टू. मुकुल, क्या वुमेन इस इंडस्ट्री में, इवेंट इंडस्ट्री में, मेन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं? हमारी इंडस्ट्री के अंदर ना इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और एज ए ह्यूमन हम जानते हैं कि फीमेल का जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो मेल से कहीं ज़्यादा आगे होता है. तो अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर अगर बहुत टॉप पर कोई हेड ऑफ डिज़ाइन है या हेड ऑफ क्लाइंट सर्विसिंग या हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट है, आप वहाँ पर फीमेल को पाएंगे. आप किसी भी बड़ी एजेंसी में आप चले जाओ, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उनका जो तरीका होता है लोगों से बात करने का या लोगों को मैनेज करने का, वो मेल से कहीं ज़्यादा अलग होता है. एंड इट्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट व्हेन वी हैव अ वेरी डिफरेंट रिस्पेक्ट फॉर फीमेल. इफ़ two males are talking, if one female and male are talking, it's a very completely different scenario जब आप बात करते हो. तो डेफिनेटली क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर या हमारी इवेंट इंडस्ट्री के अंदर फीमेल बेहतर काम करती हैं जब उनके पास में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर आप एस्थेटिक्स के बारे में बात करो, एक ग्राफिक को या डिज़ाइन को अप्रूव करना है, तो आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर डिसीजन किसका होता है, एक वुमेन का या एक मेल का जो इवेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है? इसको मैं 2 तरीके से आंसर करूँगा. अगर लेट्स से कि कोई ऐसा सेट डिज़ाइन है जहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए, क्योंकि आप डिज़ाइन अच्छा बना सकते हो बट अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो उसका कोई भी वो नहीं है. तो वहाँ पर ये दोनों के डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बिकॉज मेजरली ग्राउंड पर जब हम उसकी टेक्निकलिटी चेक करते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कैसे होगा, उसमें सारे सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स या हमने नॉर्म्स फॉलो किए या नहीं किए. बिकॉज आपने रिसेंटली पास में देखा होगा कि बहुत सारे सेफ्टी मिसहैप्स हो रहे हैं. तो यहाँ पर हमारी कंपनी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एक ये रूल हमने बनाया हुआ है कि हम कोई भी ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाएंगे जिसमें 0% भी सेफ्टी का चांस वो हो सकता है. तो जब डिसीज़न लिया जाता है किसी भी डिज़ाइन के ऊपर, तो ये दोनों के जॉइंट डिसीजंस होते हैं, टेक्निकल को देखते हुए भी और एस्थेटिक्स को भी देखते हुए भी. क्या इवेंट इंडस्ट्री में लोएस्ट बिडर क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है? यस, डेफिनेटली. इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री की कि आपने कितना ही अच्छा कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन या प्लानिंग तैयार नहीं की है, अगर आपको जब कंपेयर किया जाता है एक लोएस्ट बिडर के साथ में, जिसको आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या किस तरीके से जो लोग आपके इवेंट में आने वाले हैं उसका एक्सपीरियंस कराना है, तो आप
ये एक तरीके से आप कंप्लीटली क्रिएटिविटी की आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो आप, क्योंकि आपने वही प्रोजेक्ट किसी एक ऐसे इंसान को करने के लिए दे दिया जिसने उसको बनाया ही नहीं है। जिसने उसको बनाया ही नहीं है तो वो उसको एक्सपीरियंस कैसे दिला पाएगा या प्रेजेंट कैसे कर पाएगा। लेकिन लोएस्ट बिडिंग तो अभी कल्चर में है, मतलब आप अगर नहीं करोगे लोएस्ट बिड काम भी नहीं मिलेगा। हाउ यू ओवरकम दिस सिचुएशन? सौरभ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। तो मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर किसी क्लाइंट के साथ में काम करना है। मैं आपको यहाँ पे क्लाइंट का नाम नहीं लूँगा, बट मैं बोल देता हूँ कि दे आर द लीडर इन द मोबाइल सेक्टर इन द वर्ल्ड। सो देयर वॉज अ टाइम व्हेन वी हैव बीन वर्किंग विद देम फॉर ऑलमोस्ट 14+ ईयर्स। एंड तो क्या होता था, शुरुआत में बहुत ही होता था कि 5 लोग बिड कर रहे हैं, 6 लोग बिड कर रहे हैं, एंड दे वॉन्टेड टू वर्क विद अस। तो वो क्या करते थे, हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करते थे कि यार आपने कॉस्ट दिया है 1 करोड़ रुपए का, वो तो उसको 90 लाख रुपए में करने के लिए तैयार है 95 लाख रुपए में। तो जब हमको इतना बिजनेस सेंस नहीं था या समझ नहीं थी, तो हम वही अपनी क्रिएटिविटी को ना क्लाइंट के कहने पे ना 1 करोड़ रुपए का 90 लाख रुपए में करने के लिए तैयार हो जाते थे। बट फॉर्चुनेटली जब समझ में आई, तब मैंने एक्चुअल में से सामने बैठ के क्लाइंट से बात किया। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया है आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, बहुत अच्छे आप हैं, ये चीज़ें, बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे आपके ना साल के 100 इवेंट नहीं चाहिए। आप आराम से कराइए उन 5 या 6 बिडर से। मुझे आपके टॉप के वो 10 इवेंट चाहिए जिसमें आपको ये चाहिए कि आप पूरा कंप्लीटली, आप जानते हैं कि अगर ऐप नेटवर्क इवेंट करेगा, आप इतने सालों से देख रहे हैं, जहां आप पूरा कंप्लीटली हमारे ऊपर लेट से ट्रस्ट करके आप इवेंट दे सकते हैं। और मैं आपको ये चाहता हूं कि जब आप मुझे ब्रीफ देना, आप इस चीज़ पे बहुत क्लियर रहें कि मैं ये प्राइड में या एटीट्यूड में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि उसमें ना तो हम प्रिक्योरमेंट के थ्रू जाएंगे, ना हम किसी भी मल्टीपल बिडिंग में या कॉस्ट में जाएंगे। मैं उस कॉन्सेप्ट पे काम करना ही तब स्टार्ट करूंगा जब आप ये इंश्योर करोगे मुकुल कि ये इवेंट आपने करना है। एंड सौरभ, वी चेंज्ड दैट। Awesome. We have created the culture in our organization. We talk to client कि सर is it a competitive pitch, मतलब we have to compete, or this event we are going to do that. तो उसमें बहुत अच्छा होता है। हम क्वालिटी काम कर रहे हैं, हमको नहीं करने महीने के 100 इवेंट। वी आर वेरी हैप्पी विद 10 इवेंट्स, एंड इन रेवेन्यू वाइज वी आर अर्निंग फार बेटर देन दैट। सो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू डू दिस। Awesome. अभी लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, लॉन्ग आंसर्स हो गए, ठीक है, रैपिड फायर पे आते हैं। आंसर्स भी रैपिड एक्सपेक्ट करूंगा। ठीक है। वन स्किल एवरी इवेंट प्रोफेशनल मस्ट हैव? आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल। वन मिस्टेक न्यू कमर्स मेक? They don't give time to industry. Corporate events or celebrity shows? Actually both. One event that gave you sleepless nights? Annual day of 5,000 people we did for one German company. One event you are most proud of? Food channel launch with Madhuri Dixit. Networking or talent? Talent. Coffee or energy drinks during events? Tea. One city best for events in India? NCR region, Delhi. We have world-class infrastructure. No other city in India has an infrastructure like Yashobhoomi, Bharat Mandapam, like that. One future trend in experiential marketing? Seamless integration of digital and physical. One thing clients should understand better? They should treat us like experience creator, not just an agency. If they will treat us like that, they will get good results. One advice for freelancers? You should increase your skills in 1 or 2 maximum skills. Otherwise, you have no future. One advice for students? Ask multiple times that what you want to do in your life. अगर मुकुल गुप्ता इवेंट मैनेजमेंट पे नहीं होता तो क्या कर रहा होता? I would have been with Forces. One word for event industry? Full of exposure, full of challenges. It's kind of a roller coaster ride. अगर कोई स्टूडेंट, फ्रीलांसर या यंग प्रोफेशनल अभी कंफ्यूज है करियर को लेकर, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? आप किसी भी अच्छी इवेंट एजेंसी को एज एन इंटर्न या एज अ ट्रेनी ज्वाइन करो, एंड शुरुआत से इन्वॉल्व रहो इवेंट की प्लानिंग से लेकर इवेंट की डिलीवरी तक, एंड फिर डिसाइड करो कि क्या ये इंडस्ट्री आपके लिए सही है,
आप थोड़ा वक्त दोगे तो डेफिनेटली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच मुकुल। आई होप कि आपके ये इंसाइट्स स्टूडेंट्स जो इवेंट इंडस्ट्री में पढ़ा रहे हैं, वो टीचर्स, उनके पेरेंट्स और जो यंग प्रोफेशनल्स हैं या जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, उन सब के लिए बहुत काम का हो। और मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। आई होप आपकी ऐप्ट नेटवर्क जो है वो निफ्टी 50 को के अंदर आनी चाहिए। थैंक यू सौरभ, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आई एम रियली हैप्पी द वे यू हैव आस्क्ड मी द क्वेश्चन, एंड आई होप जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझेंगे, देखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको इस पॉडकास्ट का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और आप नेक्स्ट पॉडकास्ट कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए करियर की बात सौरभ के साथ।